क्या भारत अपनी सुरक्षा के लिए एक पूरा द्वीप बदलने जा रहा है? क्या हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसा टापू जो हजारों सालों से प्रकृति और आदिवासी संस्कृति का घर रहा है और अब दुनिया के सबसे बड़े सामरिक और कारोबारी केंद्रों में बदल जाएगा? एक तरफ दावा यह है कि यह प्रोजेक्ट भारत को समुद्री ताकत की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चीन को जवाब देगा और हिंद महासागर में भारत की पकड़ को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस विकास की कीमत लाखों पेड़ों, दुर्लभ समुद्री जीवों, कोरल रीफ्स और आदिवासी समुदायों को चुकानी पड़ सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका यह कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के नाम पर देश की प्राकृतिक विरासत को दांव पर लगाया जा रहा है। तो वहीं सरकार का यह दावा है कि यह प्रोजेक्ट भारत के भविष्य की रणनीतिक जरूरत है। तो आखिर ग्रेट निकोबार है क्या? क्यों भारत का सबसे दक्षिणी ये द्वीप अचानक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, पर्यावरणीय और सामरिक बहस का केंद्र बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या भारत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएगा या फिर इस लड़ाई में किसी एक को कीमत चुकानी पड़ेगी? नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। आइए विस्तार से समझते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के नाम पर आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसके पीछे बड़े कारोबारी हित छिपे हुए हैं। तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह परियोजना भारत की समुद्री ताकत, व्यापारिक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या, इसकी जरूरत क्यों है और इसके विरोध की वजह क्या है? सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ग्रेट निकोबार है कहां। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है। ये भारत के मुख्य भूभाग से करीब 1800 किलोमीटर दूर स्थित है। इस द्वीप के दक्षिणी छोर पर इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। ये इलाका मलक्का जलडमरू मध्य के बेहद करीब है। मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है और वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इस रास्ते से होकर गुजरता है। यही वजह है कि ग्रेट निकोबार का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। भारत का ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कमान मौजूद है। वर्ष 2001 में अंडमान एंड निकोबार कमांड की स्थापना की गई थी, जो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों और हिंद महासागर में बदलते रणनीतिक समीकरणों के बीच ग्रेट निकोबार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 72,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके तहत एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है। सरकार का यह मानना है कि इससे भारत को समुद्री व्यापार में बड़ा फायदा मिलेगा। वर्तमान में भारत के काफी कंटेनर विदेशी बंदरगाहों जैसे सिंगापुर और कोलंबो के जरिए ट्रांसशिप होते हैं। सरकार का दावा है कि ग्रेट निकोबार में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। सरकार का एक बड़ा तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू मध्य की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से यहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात करते रहे हैं। नौसेना के लिए यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां से पूर्वी एशिया की ओर जाने वाले समुद्री मार्गों की निगरानी आसान हो जाती है। लेकिन इस परियोजना को लेकर गंभीर चिंताएं भी सामने आई है। राहुल गांधी और कई पर्यावरण विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस परियोजना से पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। आलोचकों का दावा है कि करीब 1.5 करोड़ पेड़ों पर असर पड़ सकता है। हालांकि विभिन्न दस्तावेजों में आंकड़े अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन यह तय है कि बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित होगा। ग्रेट निकोबार केवल जंगलों का इलाका नहीं है, बल्कि ये जैव विविधता का खजाना भी है। यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये क्षेत्र विशाल लेदरबैक समुद्री कछुओं के महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ कोरल रीफ्स, मैंग्रोव वन और अनेक समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास भी मौजूद है। पर्यावरणविदों का कहना है कि बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों में से इन पारिस्थितिक तंत्रों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एक और बड़ा मुद्दा यहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों का है। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और शैम्पेन जैसे जनजातीय समुदाय रहते हैं। शैम्पेन समुदाय को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के कारण इन समुदायों को जीवन शैली और संस्कृति प्रभावित हो सकती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों को पर्याप्त मुआवजा और सुरक्षा नहीं मिल रही है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि परियोजना के दौरान पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्षतिपूरक उपाय भी किए जाएंगे। सरकार का यह भी दावा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि परियोजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे की विरोधी हैं? इसमें विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत को अपने सामरिक जरूरतों को पूरा करना ही होगा, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि विकास की कीमत पर पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की अनदेखी ना हो। इसलिए चुनौती संतुलन बनाने की भी है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आज केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं रह गया है, बल्कि ये विकास बनाम पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पारिस्थितिकी और आर्थिक प्रगति बनाम सांस्कृतिक संरक्षण का बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे भारत के भविष्य की रणनीतिक जरूरत बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और पर्यावरणविद इसे प्राकृतिक विरासत के लिए खतरा मान रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह परियोजना भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित परियोजनाओं में से एक साबित हो सकती है। असली चुनौती यह भी होगी, क्या भारत राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच ऐसा संतुलन बना पाएगा जिससे देश को भी फायदा हो और प्रकृति को भी नुकसान न पहुंचे। फिलहाल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसी सवाल के केंद्र में खड़ा है और इस पर बहस लगातार जारी है। तो आखिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की कहानी सिर्फ एक बंदरगाह, एक एयरपोर्ट या फिर एक टाउनशिप की कहानी नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जो 21वीं सदी में एक बड़ी समुद्री शक्ति बनने का सपना देख रहा है। ये उस रणनीतिक सोच की कहानी है जो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत की स्थिति को और भी मजबूत करना चाहती है। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है। ग्रेट निकोबार सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। यहाँ घने जंगलों, दुर्लभ समुद्री जीवों, कोरल रीफ्स, आदिवासी समुदायों और हजारों साल पुरानी प्राकृतिक विरासत का घर भी है। इसलिए सवाल केवल विकास का नहीं है, बल्कि उस विकास की कीमत का भी है। सरकार का यह भी कहना है कि परियोजना भारत के भविष्य के लिए जरूरी है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे, समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और भारत वैश्विक शिपिंग नेटवर्क में एक बड़ी भूमिका निभा सकेगा। तो वहीं आलोचकों का कहना है कि अगर विकास की रफ्तार में पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की अनदेखी हुई तो इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसके बंदरगाहों, एयरपोर्टों और सैन्य ठिकानों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि वो अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को कितना सुरक्षित रख पाता है। आज ग्रेट निकोबार भारत के सामने खड़े सबसे बड़े सवालों में से एक का प्रतीक बन चुका है। क्या विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? और क्या भारत दुनिया को ये दिखा पाएगा कि आधुनिक विकास का रास्ता प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना भी तय किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि ग्रेट निकोबार पर लिया गया हर फैसला सिर्फ एक द्वीप का भविष्य नहीं तय करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि भारत अपने विकास के मॉडल को किस दिशा में ले जाना चाहता है। फिलहाल
मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।